चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली करंट अफेयर का सेशन। ठीक है, जो करंट अफेयर स्टैटिक लिंक करके हम लोग पढ़ते हैं वो एक नोटिफिकेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आज नोटिफिकेशन ये है कि अब करंट अफेयर जो है आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे मिल जाएगा। 6 से 6:30 के बीच में जो है इस चैनल पे, द परसेवरेंट आईएएस के चैनल पे ये डेली करंट अफेयर का सेशन जो है अपलोड कर दिया जाएगा प्रतिदिन। आप उसी टाइम इसको जो है देख लीजिए और इससे अपने नोट्स तैयार कर लीजिए कि आने वाले बीपीएससी 70 और बीएसएससी एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए करंट अफेयर का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर है ये। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक रिटन बाय, एक बुक है जो अभी बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है भारत देश में, तो इसके बारे में आपको बताना है कि राइटर कौन है इनके। ठीक है, ऑप्शन ए में है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, जनरल मनोज पांडे, उसके बाद विवेक राम चौधरी और उसके बाद एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, ये चारों नाम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नाम जो है काफी चर्चित नाम है, कभी ना कभी आपसे एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है इनके बारे में। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि ये बुक जो है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी रिटन किसके द्वारा है, इनमें से किनके द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है। तो ये किताब जो है एमएम नरवणे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ये जो है आपके पूर्व यानी 28वें जो है COAS थे। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, 28 नंबर के थे ये आपके। अभी जो है कौन है आपके, जनरल मनोज पांडे हैं। ठीक है, करंट 29th वाले। ठीक है, और इसके बाद ये कब से कब तक थे ये भी याद रखिएगा आप। ये 15 दिसंबर 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक रहे थे। ठीक है, और यहां से ये 3 नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए आंसर को देखते हैं। उसके बाद यहां से जो भी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। देखिए ये अभी के आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, कौन, जनरल मनोज पांडे, इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है ये कितने नंबर के हैं, 29, इनसे पहले वाले 28 जो थे एमएम नरवणे थे, उन्हीं की ही बुक थी, उनकी ही बुक थी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, इन्होंने इस बुक में अपनी बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा आप। देखिए इसके बाद इनका नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये आपके, और कौन से नंबर के, 29। और यहां से ये चीज याद रखिए कि इन्होंने ऑफिशियल विजिट किया था कहां, तंजानिया में, 2 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर 2023 की ही बात है। तो आपसे इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मनोज पांडे ने जो विजिट किया था, ऑफिशियल विजिट कौन सी अफ्रीकन कंट्री को किया था, तो ये तंजानिया में विजिट किया था इन्होंने, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इंडियन एयरफोर्स चीफ ऑफ एयर चीफ मार्शल कौन है आपके, अभी ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये है आपके विवेक राम चौधरी। इस बात को भी आपको याद रखना है, नोट करते चलिएगा, सारी चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इनका डायरेक्ट नाम पूछा जाता है कि अभी जो है 27th, और इनकी रैंकिंग भी पूछी जाती है कि केवें नंबर के हैं ये। ठीक है, 27th नंबर इनका है और 29th इनका है, और ये जो है आपके कौन है, द करंट CNS चीफ नेवी स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, CNS का मतलब याद रखिएगा, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ। ये जो है आपके 25th हैं। यहाँ से सारी पर्सनालिटी जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, और ये बुक भी याद रखिएगा आप कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किनके द्वारा लिखी गई है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, GMMN, इस तरह से याद रखिएगा, इनके द्वारा ऑटोबायोग्राफी है ये, एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड इन, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क अभी न्यूज में है, तो आपको बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। हरियाणा स्टेट, उत्तराखंड स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट, उत्तर प्रदेश, कहाँ है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड, आंसर कमेंट कीजिए अगर मालूम है आपको।
इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है आपके जनरल कंपटीशन के एग्जाम में। यहाँ पे से एक बात ध्यान में रखिए कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, ठीक है। यहाँ पे नेशनल पार्क की जो है काउंट कितनी है, टोटल 9 है, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अंडमान एंड निकोबार में भी आपके कितनी है, 09 है। ये दो ऐसे, एक स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इन दोनों जगह जो है नंबर ऑफ नेशनल पार्क 9 है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ आंसर बताइए कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड कहाँ है। तो ये जो है अभी न्यूज में है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वही चीजें जो है आपके क्वेश्चन पेपर में होती है, चाहे स्टैटिक का विषय हो चाहे करंट का विषय हो, जो चीज न्यूज में आपको मिलेगी वहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी जो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क न्यूज में, इसीलिए इसका लोकेशन आपसे पूछा गया, ये हरियाणा स्टेट में है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज वेरी पॉपुलर नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लोकेटेड इन सुल्तानपुर विलेज फारूक नगर गुरुग्राम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हरियाणा, याद रखिएगा। अब इस पेज से जो है बहुत सारी जानकारी इसमें आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड है। इस स्लाइड से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ये जो 25 लाख लोग एग्जाम का फॉर्म भरे हैं बीएसएससी का, उनके लिए ये पेज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को उनको मिल सकता है। देखिए क्या क्या जानकारी है। टोटल तो आप याद रखिएगा कि आपके यहाँ टोटल नेशनल पार्क कितना है, तो 106 है, ठीक है। अभी तक इंडिया में 106 नेशनल पार्क है टोटल, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और नेशनल पार्क के बारे में यहां से आप जान लीजिए कि नेशनल पार्क इज अ नेचुरल पार्क इन यूज फॉर कंजर्वेशन पर्पस, ठीक है। कंजर्वेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और किसके द्वारा ये मैनेज होता है, पूरा का पूरा नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू ये मैनेज होता है। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, किनके लिए, जीव जंतु के लिए, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस के लिए ये जो है आपको प्रोटेक्टेड एरिया है, फ्लोरा और फोनिया के लिए, याद रखिएगा इस बात को। आप यहां से भी इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि दिहांग पटकई नेशनल पार्क, ये जो है आपका 105वां था, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और रोमानिया ये जो है आपका कहाँ है, ये भी 106वां था ये। तो ये 106 काउंट और 105 ये दोनों कहाँ है, असम में है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। असम में टोटल जो है 7 नेशनल पार्क है, ठीक है। और सातों जो है इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आपको कमेंट करना है। अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो अपने नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा कि असम में जो 7 आपका नेशनल पार्क है वो कौन कौन सा है। 5 आपको और बताना है, 2 यहाँ पर बता दिया गया है। ऑरेंज नेशनल पार्क भी जो है आपके आसाम में ही है और काजीरंगा भी जो है आसाम में ही है। इनके अलावा जो बच गया वो आप बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए यहां से इंपॉर्टेंट ये है कि ये पहले ही आपको बताया कि मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क है, ठीक है। और गुजरात में जो है सबसे कम लीस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क है, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, ठीक है। और इसके बारे में भी यहाँ से ध्यान रखिए कि हेमिस नेशनल पार्क जो है आपका पहला पार्क है और ये जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और यहीं पे आपको जो है सबसे छोटा नेशनल पार्क भी बताया गया है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये जो है आपका अंडमान एंड निकोबार में है और जो है सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस वजह से ये स्लाइड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। क्लियर है, आवाज क्लियर होगी, अब पीछे तक जारी होगी आवाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following body is the regulator of the telecommunication sector in India? जानते हैं कि हर एक चीज, हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए रेगुलेटिंग बॉडी होती है, जैसे आरबीआई के लिए है ये, जैसे कि बैंकिंग के लिए आपको बैंकिंग के लिए आरबीआई है, और स्टॉक एक्सचेंज के लिए, सिक्योरिटीज के लिए आपको सेबी है। उसी तरह से टेलीकॉम कंपनी के लिए भी रेगुलेटर है एक। तो वही क्वेश्चन, वो बॉडी जो है अभी न्यूज में है टेलीकॉम सेक्टर वाली, इसीलिए जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन बना है। तो आप बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज
द रेगुलेटर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया, कौन सी बॉडी जो है टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स को रेगुलेट करती है। टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स मतलब कहने का हो गया आपको एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ठीक है। इनके ऑपरेशन को इंडिया में रेगुलेट कौन करता है, वही सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए कि टेलीकॉम रेगुलेटर कौन है, यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर के रेगुलेटर्स कौन है। ट्राई है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। इनमें से कौन है, करेक्ट आंसर बताइए। इतना तो ये सब तो जानना है आपको, जनरल कंपटीशन में आप बैठेंगे तो इनसे सवाल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर कौन है आपके, श्री अश्वनी वैष्णव, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किनके पास है, तो अमित शाह, ठीक है। उसके बाद इनके पास कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी है इन्हीं के पास, कोऑपरेटिव जो है उनके पास है, निर्मला सीतारमन के पास, ठीक है। आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किनके पास है, ये है आपका धर्मेंद्र प्रधान, श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहां से कभी कभी डायरेक्ट मिनिस्ट्री आपसे पूछी जाती है। तो अब इसका आंसर बताइए आप कि कौन सी बॉडी जो है इसमें से रेगुलेट करती है। तो आंसर ए आ रहा है पीछे से, सही है बिल्कुल। ट्राई टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब बनी थी, ये 1997 में बनी थी। ऑपरेशन को रेगुलेट करती है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के, वोडाफोन, जियो, एयरटेल। देखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई इज अ रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 3 टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया, द लोकसभा ऑन दिसंबर, ये बिल पास हुआ है एक अभी, जिस वजह से ये बॉडी जो है न्यूज में है, टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023, ठीक है। ये 138 साल पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस करेगा। ये चीज आपके लिए जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से एक्ट को जो है रिप्लेस करेगा। एक ये एक्ट रिप्लेस होगा, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, एक द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 भी रिप्लेस होगा। तो रिप्लेसमेंट एक्ट भी याद रखिए कि कौन कौन सा जो है ये नए, अगर ये बिल एक्ट बनता है तो कौन कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा, 1933 और 138 ईयर ओल्ड टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट में देखिए कि पेपर कटिंग का न्यूज है, लापरवाही से मौत मामले में डॉक्टरों की सजा होगी कम, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए कि एक और बिल आया है जिसमें जो है सीआरपीसी का जो आईपीसी का जो डॉक्टरों से लापरवाही होने पर उनको जो सजा दी जाती थी वो सजा जो है कम कर दिया गया है। ये भी एक तरह का बिल लाया गया है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो है आपराधिक कानून को बदलने के लिए 3 विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, इस समय अगर किसी डॉक्टर की लापरवाही से कोई मौत होती है तो उसे भी गैर इरादतन हत्या माना जाता है। मैं डॉक्टरों को इससे मुक्त करने के लिए अब एक आधिकारिक संशोधन लाऊंगा, ठीक है। एक संशोधन आएगा जिसके तहत जो है लापरवाही के द्वारा जो हुआ मौत है उसमें सजा जो है डॉक्टरों की कम की जाएगी। कोई ऐसा भी बिल लाइए जिससे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो अल्ट्रासाउंड और एमआरआई का जो रेट है वो एक हो जाए, एकदम सिंपल हो जाए। एक नेशन है तो रेट भी एक कर दीजिए। मरीज तो आपका अलग परेशान है, डॉक्टर से जो भी दवा लिखेंगे वो उनके ही क्लिनिक में मिलेगा, उससे बाहर तो मरीज दवा ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा, मिलने से रहा। तो ऐसा भी कानून लाइए जिससे मरीज जो है आसानी से दवा खरीद ले, दवा उसको लिखी जाए तो कहीं भी जाए, किसी भी क्लिनिक पे जाए, किसी भी काउंटर पे जाए तो उसको आसानी से दवा मिल जाए। अपने बुद्धिजीवियों को बैठाइए एक जगह, 303 बुद्धिजीवी हैं आपके पास, ठीक है, इनको बैठाइए एक जगह और ऐसा भी कानून लाइए कि अल्ट्रासाउंड हो गया, एमआरआई हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, इन सब का भी रेट जो है पूरे इंडिया में एक कर दीजिए। ये आपसे नहीं होगा,
ये पॉसिबिलिटी आपसे नहीं हो सकती है। सारे नियम और कानून जो है आप जो है आला अधिकारियों के लिए ला रहे हैं। डॉक्टर से ज्यादा मरीज परेशान है भारत में, ठीक है। रेशियो उठा के देखिएगा तो पता चलेगा। तो मरीज के लिए भी कुछ कानून लाइए आप। ये लाया तो इसका वेलकम है, लेकिन इसके साथ साथ मरीजों का भी ख्याल रखिए कि डॉक्टर जो एक अलग तरह का ट्रेंड चला रहे हैं कि जितना भी दवा है उन्हीं के क्लिनिक में मिलेगा, इसके अलावा आप पूरे शहर में ढूंढते रह जाइए, आपको दवा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का भी रेगुलेशन लाइए अपने यहाँ कि एक मरीज कहीं भी चाहे उसको दवा मिल जाए, ठीक है, और सस्ती मिले, ठीक है। इस तरह की चीजों के लिए भी जो अपने 303 बुद्धिजीवी को लेके बैठे हुए आप, इनको बैठाइए। इनसे नहीं होगा तो फिर दीजिए, युवाओं को मौका दीजिए, वो आपको ऐसा करके दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट ये जो है बहुत काम का न्यूज है, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि पूनम खेत्रपाल सिंह को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ये जापान का जो है एक सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, जिससे किसको नवाजा गया है, पूनम खेत्रपाल सिंह को। इनके बारे में आप याद रखिएगा, ये जो है पर्सनालिटी बहुत बड़ी है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन की जो है हेड है, ये रीजनल हेड है। इस तरह से भी ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको याद रखिएगा। भूटान में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान की उल्लेखनीय मान्यता में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, WHO के बारे में भी जानिएगा, बताएंगे। पहले इनके बारे में जानिए कि दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया की क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये अवार्ड का नाम याद रखिए कि नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। किनको प्रदान किया गया आपको? पूनम खेत्रपाल सिंह को, ठीक है। ये एशिया की पहली महिला है जिनको जो है WHO का एशिया साउथ ईस्ट एशियन नेशन का हेड बनाया गया है, ठीक है। और ये नेशनलिटी इनकी इंडियन है, ठीक है। ये 1975 बैच की जो है पंजाब कैडरे की IS भी रह चुकी हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो बहुत बड़ी हस्ती है, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट जापान का अवार्ड किनको दिया गया है, तो ये नाम याद रखिएगा, पूनम खेत्रपाल सिंह को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यहां से एक बात और निकल के आती है आपके लिए कि 2017 में खसरा और 2023 में रुबेला को निर्धारित समय से पहले खत्म करने वाले देशों में से एक बन गया है कौन? भूटान, ठीक है। भूटान जो है रुबेला और खसरा जो मिजलेस को बोलते हैं, उसको जो है नियंत्रण करने में जो है भूटान ने बहुत अच्छा काम किया है, इन्हीं के हेल्प से हुआ है ये चीज, ये बात ध्यान में रखिएगा। और मिजलेस और रुबेला का इंडिया का ये याद रखिए कि इंडिया का टारगेट ईयर कौन सा है, तो 2023 है, ठीक है। इस दोनों बीमारी से फ्री करने का इंडिया का टारगेट ईयर याद रखिएगा 2023 है। जबकि भूटान ने इसको 2017 और एक को 2023 में निर्धारित समय से पहले इससे अपने देश को फ्री कर लिया है, ठीक है। ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूनम खेत्रपाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये जो पहली महिला भी हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साउथ एशिया रीजनल हेड हैं, और उसके बाद ये पहली महिला है जिनको ये अवार्ड भी मिला है ऑर्डर ऑफ मेरिट भूटान, ठीक है। याद रखिए कि WHO के बारे में आपको पहले भी बताया है कि ये जो है UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो 7 अप्रैल 1948 में बनी थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बहुत बार पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ से सारी चीजें। अब देखिए द वॉइस वोट इज नॉट यूज्ड इन द, ठीक है। अभी जो आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी बिल जो पास हुआ था वो वॉइस वोट से ही पास हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही से क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि वॉइस वोट जो है कहाँ नहीं
यूज होता है, ठीक है। और यूज कहाँ कहाँ होता है अगर आप ये जान रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि कहाँ नहीं यूज होता है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ नहीं यूज होता है? वॉइस वोट। वॉइस वोट में जो बिल के एक जनरल तरह का सर्वे है, ये पार्लियामेंट में जो लोकसभा, राज्यसभा और आपके स्टेट असेंबलीज में होता है, जनरल सर्वे होता है किसी भी बिल पे कि कितने लोग जो है फेवर में हैं और कितने लोग फेवर में नहीं है। जो फेवर में होते हैं वो आई साइन देते हैं, AYE, ठीक है। और जो फेवर में नहीं होते हैं वो नो कहते हैं यहाँ पे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल में नहीं होता है, बाकी सारे जगह जो है इसका इस्तेमाल होता है। लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबलीज, इन सारी जगह जो है वॉइस वोट का इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन ये है। द वॉइस वोट ध्वनि मत इज यूज्ड इन द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द स्टेट असेंबली, ठीक है। तीनों जगह यूज होता है, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और ये भी याद रखिएगा, इसका जो यूज हुआ था साल 2014 में, किसके लिए हुआ था? तेलंगाना स्टेट के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है दोबारा जो आपका ट्राई का जो बिल पास हुआ है, ट्राई का बिल एक्ट जो आया है अभी 2023, वो भी जो है वॉइस वोट से ही पास हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ICAI, ये भी जो है बहुत रेपुटेड बॉडी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ICAI, ठीक है। ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया है कि अपना एक नया लोगो लाया है। इस तरह का जो आप लोगो देख रहे हैं, इसमें इन्होंने नेशन फर्स्ट की भावना से ये जो है लोगो लाया है, नेशन फर्स्ट, ठीक है। इनका ये लोगो जो इंट्रोड्यूस हुआ है नेशन फर्स्ट की, ये एक बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से जो भी बॉडी बनती है वो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। तो ये कब बनी थी इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, 1 जुलाई 1949 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, इनके लोगों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चार्टेड अकाउंटेंट की दुनिया की सबसे बड़ी पेशेवर संस्था, ठीक है। अपने आप में ही ये बॉडी जो है बहुत पेशेवर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी पेशेवर संस्था के रूप में पहचानी जाने वाली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक नया लोगो जारी किया है, जो भारत प्रथम, इस बात को ध्यान में रखिए कि इंडिया फर्स्ट की दृष्टिकोण से ये लोगो जो है, ये लोगो ही बता रहा है आपको इंडिया फर्स्ट, ठीक है। इंडिया फर्स्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और राष्ट्र निर्माण में एक विश्वसनीय भागीदारी के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाता है, ठीक है। ये बॉडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो है काम करती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चार्टेड अकाउंटेंट एस्टैब्लिश कब हुई थी ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ से जो भी आपको आज बताया गया आपकी करंट अफेयर के सेशन में, आपको स्टैटिक्स लिंक करके बताया गया, सारी जानकारी जो है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो BSSC का एग्जाम आपका हो, ठीक है, या BPSC 70 को अगर आप टारगेट किए हुए हैं, तो यहाँ से जो भी जानकारी आपको बताई गई है सब काम की है। बूंद बूंद से ही जो है आपका सिलेबस तैयार होता है, बूंद बूंद से ही आपका सिलेबस बनता है, ठीक है। हर एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके एग्जामिनेशन पेपर में दिख जाता है तो आपके लिए उसका महत्व उसी टाइम आपको पता चलता है। यहाँ से जो भी जानकारी दी जा रही है आप उसको ऐसे मान के चलिए कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में वो दिखेगा, ठीक है। तो कल से आपको जो है 6:30 बजे करंट अफेयर मिल जाएगा परसेवरेंट IAS के चैनल पे, उसको देखते रहिए और उसको जो है आप अपने नोट्स की तरह इस्तेमाल कीजिए, नोट्स बनाइए उससे। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, आपके नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।